दोस्तों नमस्कार। काफी समय से मैं ये कह रहा था कि केजरीवाल साहब का बचना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से घटनाक्रम हो रहे थे और जिस तरह के एविडेंस सामने आ रहे थे, उससे ये बात बहुत क्लियर थी कि शायद टाइम लग सकता है, लेकिन केजरीवाल के ऊपर कानून का फंदा जरूर पड़ेगा। और आज केजरीवाल साहब को भारत के कोर्ट्स ने तिहाड़ जेल भेज दिया है। लेकिन जाते जाते केजरीवाल ने एक इतना इम्पोर्टेंट काम कर दिया जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। अब वो क्या घटनाक्रम है, इसके बारे में समझना जरूरी है। और आने वाले दिनों में आपको दिल्ली और आम आदमी पार्टी की राजनीति में उसका असर बहुत तेजी से देखने को मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो। आज कोर्ट के अंदर जब ईडी के वकीलों ने यह कहा कि केजरीवाल ने इस बात को हमसे कहा है कि मैं विजय नायर को ज्यादा नहीं जानता हूं क्योंकि वो अतीशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। इसके बाद जो कोर्ट में और कोर्ट के बाहर जो खलबली मची है, उससे आम आदमी पार्टी में सन्नाटा छा गया है। और उसका असर आपको सीधा देखने को मिल सकता है कि आज आम आदमी के किसी नेता ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है। दोस्तों, अब इसका इम्प्लीकेशन समझिए। केजरीवाल को यह पता है कि वो जेल जा रहे हैं और जिस तरह से बाकी उनके साथी जेल में हैं और काफी लंबे समय से हैं, उनको भी यह पता है कि वो जल्दी छूटने वाले नहीं। ईडी के पास सारे प्रूफ हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग अप्रूवर बन चुके हैं। इसलिए यह कहना कि घोटाला नहीं हुआ है, रिश्वत नहीं ली गई है, अब इसको कोई मानने को तैयार नहीं होगा। साथ ही साथ डिजिटल फुटप्रिंट भी मिल गए। अब सवाल इस बात का था कि केजरीवाल को यह पता है कि जेल में रह के मैं सरकार नहीं चला सकता, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी को इस धोखे में रखा कि मैं जेल में बैठ के सरकार चलाऊंगा, ताकि केजरीवाल जब तक जेल से बाहर हैं उन पे ये बात का दबाव ना पड़े कि आप सत्ता हस्तांतरण करके जाएं। क्योंकि जब केजरीवाल ने बोल दिया कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, तो अब किसी की हिम्मत नहीं कि आप कुर्सी से रिजाइन करें और तब जेल जाएं। ऐसा आम आदमी पार्टी में बोलने वाला कोई नहीं। लेकिन केजरीवाल को पता है कि उनको रेजिग्नेशन देना ही पड़ेगा, नहीं तो दिल्ली की सरकार बर्खास्त भी हो सकती है और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है। और कोई भी कोर्ट इस बात को नहीं मानेगा कि राष्ट्रपति महोदय ने अगर ये कहा है कि संविधान की मर्यादा नहीं कहती कि कोई मुख्यमंत्री या मंत्री जेल से बैठ के ऑपरेट करे, तो मुझे लगता है कि संविधान में जो मॉरलिटी की बात की गई है, सुप्रीम कोर्ट को उसको मानना पड़ेगा। ये बात हमारे सामने। लेकिन केजरीवाल की चिंता कुछ और थी। केजरीवाल की चिंता यह थी कि मेरे जाने के बाद अगर मैं जेल में चला जाता हूं और पार्टी किसी और के हाथ में आ जाती है, तो पूरी जिंदगी का जो उनका प्लान था वो चौपट हो जाएगा। क्योंकि एक बार अगर कुर्सी हाथ से गई तो दोबारा आनी मुश्किल है। पार्टी में उनका रुतबा घटेगा और जो आदमी सत्ता में आएगा वो अपनी बात रखेगा। और जिस तरह से इन पे दाग लगे हुए हैं, तो जो लोग हैं वो इनकी बात कम सुनेंगे और नए नेता की बात ज्यादा सुनेंगे। इसीलिए केजरीवाल साहब को ये कहना जरूरी था, उनका ये मानना जरूरी था कि सत्ता अगर रहेगी तो परिवार में रहेगी। आइडियोलॉजी की बातें होती रहती हैं, लेकिन राजनीति में आइडियोलॉजी नहीं चलती है। अगर परिवारवाद गलत भी है तो भी मेरे लिए सही है। इसीलिए अब उनके सामने एक सबसे बड़ी चुनौती थी कि सुनीता केजरीवाल के लिए रास्ता कैसे साफ किया जाए। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा जिस तरह से कुछ आम आदमी पार्टी के नेता लगातार सिर उठा रहे थे और कहीं ना कहीं उनके अंदर ये इच्छा जागृत हो रही थी कि अगर केजरीवाल जेल चले जाते हैं तो शायद उनको मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिल सकता है। इस महत्वाकांक्षा ने केजरीवाल को कहीं ना कहीं अंदर से डरा दिया था।
वो डरा इसलिए दिया था कि अगर ये लोग सीएम बन गए और पार्टी पे इन्होंने कब्जा कर लिया तो उनकी पूरी जिंदगी की जो पूंजी है वो बर्बाद हो जाएगी। वो नौकरी छोड़ के राजनीति में इसलिए आए थे क्योंकि उनके सामने हिंदुस्तान में लालू प्रसाद यादव, हेमंत सोरेन और ऐसे बहुत सारे नेताओं के एग्जाम्पल थे कि जिनकी क्वालिफिकेशन उनसे कम है, कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं, उनसे ज्यादा पावरफुल हैं, उनसे ज्यादा अमीर हैं। ये बात केजरीवाल को दिख रही थी तो उनको लगा मैं तो पढ़ा लिखा हूं, मैं क्यों ना ये रास्ता अपनाऊं और उसी तरह से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकूं और बदले में जो हमें सुविधाएं मिलती हैं सरकार से, टैक्स पेयर के पैसों से, और अगर मैं मुख्यमंत्री बन जाता हूं तो फिर पूरा बजट मेरे कंट्रोल में होगा, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। ये सोच के वो राजनीति में आए थे। बहुत सारे लोगों ने इस बात को कयास लगाया कि वो बदलने आए हैं, वो देश की राजनीति बदलने आए हैं, उनकी नीयत अच्छी है। ये सब ढकोसला था, ये एक मुखौटा था। अगर ऐसा होता तो जो इनसे काबिल लोग थे, इनसे ज्यादा क्लीन छवि वाले लोग थे, उन सबको पार्टी से निकाला नहीं जाता। उस समय केजरीवाल को खतरा था कि ये सब लोग उनके लिए चुनौती बन सकते हैं और उस समय माहौल सही था, टाइम देख के एक एक करके सबको बाहर निकाल दिया गया। अब जब केजरीवाल खुद जेल जाने वाले हैं तो उनको खतरा ये था कि पार्टी मेरे हाथ से अगर चली गई तो मेरे परिवार से किसी ना किसी को ये जिम्मेवारी लेनी होगी, और यही कारण है कि उन्होंने सुनीता केजरीवाल को इसके लिए तैयार किया। अब चुनौती ये थी कि जो पार्टी में अभी लोग हैं वो कहीं सुनीता की दावेदारी की चुनौती पेश ना करें। इसीलिए आज जो मास्टर स्ट्रोक केजरीवाल ने खेला उसमें उन्होंने एक ही झटके में जितने भी बड़े नेता थे आम आदमी पार्टी के, उन सबको साइडलाइन कर दिया। जब उन्होंने ये कहा कि अतीशी और सौरभ भारद्वाज विजय नायर को जानते हैं, इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की जो निगाहें हैं अब वो इन दोनों नेताओं पे होंगी, इनसे पूछताछ होगी और जो भी चीजें सामने आएंगी वो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इन सबको केजरीवाल ने डिफेंसिव मोड पे ला दिया है। इसका मतलब ये है कि अब जब ईडी उनसे पूछताछ करेगी तो निश्चित रूप से ये लोग घबराएंगे, इनके परिवारों का प्रेशर होगा। आप लोग इस पचड़े में ना पड़े, अपने आप को साइडलाइन करें और सुखी जीवन जिए। केजरीवाल का साथ देने की कोई जरूरत नहीं है। और आज कोर्ट में यही ड्रामा हुआ जब केजरीवाल के बयानों को लेकर ईडी के वकीलों ने कहा कि विजय नायर अतीशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था, तो आम आदमी पार्टी नेताओं में खलबली मच गई। अब कोई व्यक्ति अपने आप को दावेदार नहीं प्रस्तुत करेगा, क्योंकि अगर कोई दावेदार अपने आप को प्रस्तुत करता है तो उसको आने वाले दिनों में ईडी और सीबीआई के चक्कर काटने पड़ेंगे और उनके सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, और गलत जवाब देने पर वो खुद भी दोषी साबित हो सकते हैं और उनको सजा हो सकती है। इस बात से बचने के लिए मुझे नहीं लगता कि अब आम आदमी पार्टी का कोई नेता सामने आएगा और पार्टी की कमान या सरकार की कमान संभालने की कोशिश करेगा। सुनीता का रास्ता साफ हो गया है। इसका मतलब यह है कि अब कोई जिम्मेवारी ले या ना ले, सुनीता केजरीवाल तैयार हैं और उनकी चुनौतियां समाप्त हो गई। एक और चुनौती थी एनडी गुप्ता की, जिसको केजरीवाल ने कहा कि साहब उनको यादाश्त कमजोर हो गई है, वो ट्रेजरर जरूर है लेकिन शायद उनको पूरी जानकारी नहीं है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एनडी गुप्ता को भी डिफेंसिव कर दिया ताकि वो भी पार्टी में ज्यादा एक्टिव रोल ना प्ले करें। अब बचे बाकी लोकसभा और राज्यसभा के सांसद। एकमात्र लोकसभा के सांसद ने तो बीजेपी ऑलरेडी ज्वाइन कर ली, क्योंकि उनको ये पता था कि अब केजरीवाल के कुकर्मों को कहां तक छुपाते रहेंगे और कहां तक जस्टिफाई करते रहेंगे। अब रही बाकी राज्यसभा के लोगों की बात। जितने राज्यसभा के मेंबर हैं आम आदमी पार्टी के, ये कहा जाता है कि उन्होंने टिकटें खरीदी हैं, तो उनका आम आदमी पार्टी से आइडियोलॉजी से कोई लेना देना नहीं। तो वो लोग अपने टेन्योर खत्म होने तक का इंतजार करेंगे। उनकी जिंदगी में एक मकसद था कि वो सांसद बने, राज्यसभा के सदस्य बने, वो बन गए। इसके ज्यादा
उनके पास ना टाइम है ना रिसोर्सेज हैं केजरीवाल पे लगाने के लिए। उनका काम हो गया, अब वो वक्त के साथ अपने आप को इस राजनीति से दूर कर लेंगे। अब जो बाकी लोग थे इनके, राघव चड्ढा, संजय सिंह और जो बाकी एक दो लोग और हैं इनके साथी, या तो वो फरार हैं या वो जेल में। अब वो अगर अपने आप को बचाना चाहेंगे तो उनकी मजबूरी होगी कि वो सुनीता केजरीवाल का समर्थन करें। अब रहे बाकी एमएलए, इनमें से एक भी एमएलए ऐसा नहीं है जिसका मास बेस हो या जन समर्थन हो। ये सब केजरीवाल की आंधी में कहीं ना कहीं चिपक गए और आज विधानसभा में पहुंच गए। स्थिति अब यह है कि इनको पता है कि अगर इनको राजनीति में रहना है तो जैसा पार्टी कहे चुपचाप मूक दर्शन बने रहें और जो आदेश मिले उसका फॉलो अप करें, नहीं तो हो सकता है कि आपको अगली बार टिकट भी ना मिले। जहां तक बात है पार्टी टूटने की, ऐसी कोई संभावना नहीं है क्योंकि बहुमत बहुत ज्यादा है। 1/3 बहुमत को निकाल के वो लेके कहां जाएंगे, क्योंकि ऑपोजिशन में कोई पार्टी है ही नहीं। अब स्थिति यह है कि या तो आम आदमी पार्टी टूटे और एक नया गुट बने जैसे शिवसेना का हुआ और अपने आप को दिल्ली की आम आदमी पार्टी घोषित करें और दिल्ली की सत्ता पे काबिज हो। सवाल इस बात का है कि इनमें से कम 20-30 ऐसे एमएलए हैं जिनके ऊपर खुद क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं और 40 एमपीज को तोड़ना आसान बात नहीं है, क्योंकि जब तक पार्टी स्प्लिट नहीं होगी तब तक कुर्सी नहीं जा सकती। इसीलिए आज जो केजरीवाल ने कोर्ट में कहा, उसने सुनीता केजरीवाल का रास्ता साफ कर दिया है पार्टी की कमान हथियाने में और सीएम की कुर्सी तक पहुंचने में। और ये क्यों जरूरी है, इसके बारे में मैंने कल एक वीडियो बनाया था और उससे पहले एक वीडियो बनाया था कि क्या वो 12 कारण हैं कि केजरीवाल अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण कारण है राजनीति, क्योंकि जब लालू प्रसाद यादव या बाकी ऐसे लोग जिनके ऊपर दाग लगे, जो जेल गए, वो आज राजनीति में सक्रिय हैं और उनको आज जनता मानती है कि वो नेता हैं, तो केजरीवाल ने सोचा होगा कि जब इन लोगों का 5-10 साल बाद वापस एस्टेब्लिशमेंट खड़ा हो जाता है तो मेरा भी हो जाएगा और मेरी उम्र तो अभी उनसे कम है, तो मेरे पास बहुत टाइम। तो एक मुद्दा तो ये, दूसरा है पैसा। आम आदमी पार्टी के नाम पे बहुत सारा फंड इकट्ठा हुआ है, अब वो कहां जाएगा, वो भी तो अपने पास रखना जरूरी है, क्योंकि दोबारा नई पार्टी बनाना बहुत मुश्किल है। ना जन समर्थन मिलेगा ना धन समर्थन मिलेगा। इसीलिए जो अभी हाथ में है उसको रोको। तीसरी बात, अभी आपके पास 2 सरकारें हैं। अगर भगवंत मान अलग हो भी जाता है तो फिर भी कम से कम अगले 2-3 साल तो दिल्ली की सरकार आपके पास है। तब तक आप जनता के आंखों में धूल झोंक के वापस अपने आप को खड़ा करने का प्रयास कर सकते हैं। और कम ही सही, अगर कुछ ना कुछ सीटें तो आम आदमी पार्टी को मिलेंगी, वो आपको अपनी राजनीतिक दुकानदारी चलाने के लिए काफी है। और रही बात ऑपोजिशन की, हो सकता है कि दिल्ली में ऐसी स्थिति बन जाए कि जिसमें किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत ना मिले तो केजरीवाल या उनके परिवार के लोग वापस सत्ता की दहलीज में अपना पैर रख सकते हैं। तो दोस्तों, कुल मिला के स्थिति यह है कि केजरीवाल को सुनीता केजरीवाल के रास्ते में जितने कांटे थे वो सब साफ करने थे। आज कोर्ट में जिस तरह से ईडी ने खुलासा किया, उसमें ज्यादातर कांटे रास्ते से हट गए और जो लोग बचे हैं उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आने वाले दिनों में ईडी या सीबीआई का सामना करें, क्योंकि कुर्सी पे बैठने का मतलब है सवालों के जवाब देना। तो ये स्थिति रही है आम आदमी पार्टी की। तो केजरीवाल ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला जिससे सुनीता के रास्ते साफ हो गए और आने वाले दिनों में आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से भारत की राजनीति में एक और परिवारवाद वाली पार्टी जन्म लेती है और सत्ता पे काबिज होने का प्रयास करती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सुनीता आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी की मुखिया और दिल्ली की सीएम बनेगी? और अगर मुखिया नहीं बनती और केजरीवाल जेल में रहते हुए भी मुखिया का काम करते हैं, हो सकता है कि कार्यवाहक अध्यक्ष
सुनीता बन जाए। और जहां तक बात है संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की, वो तो घर के लोग हैं, खास लोग हैं। सबको पता है किसने क्या क्राइम किया है और पैसा कहां और किधर गया है। तो एक दूसरे के खिलाफ ये लोग मुंह नहीं खोले। इसीलिए सत्ता में इनमें से कोई भी रहे, एक दूसरे का ध्यान रखेगा। आपका क्या कहना है दोस्तों? क्या बदलाव आपको देखने को मिलते हैं दिल्ली की राजनीति में, आम आदमी पार्टी में और केजरीवाल के भविष्य के बारे में? आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।